हेलो एवरीवन। तो हमारी वॉच लिस्ट से एक और हाई ग्रोथ एनबीएफसी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ गए हैं। एनबीएफसी का नाम है एसबीएफसी फाइनेंस। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे एंड साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि इस एनबीएफसी का फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक कैसा दिखाई देता है। तो इस एनबीएफसी को आगे डिस्कस करने से पहले एक बार ये डिस्कस करते हैं कि इस कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से FY26 के लिए अपने बिजनेस को लेके क्या ग्रोथ गाइडेंस था। फर्स्टली बात करते हैं लोन बुक ग्रोथ को लेके। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हमारी लोन बुक यू कैन से क्यू क्यू बेसिस पे 5 से 7% से बढ़ेगी। मतलब वाई ऑन वाई अराउंड अराउंड 25 से 30% से हमारी लोन बुक ग्रोथ करेगी। एंड साथ में यदि बात करें क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का शुरुआत में गाइडेंस 1% के आसपास में था। बट क्वार्टर वन और क्वार्टर टू के अंदर इस एनबीएफसी के एनपीएस बढ़ गए थे, जिसके बाद में मैनेजमेंट ने अपना क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस बढ़ा के लगभग 1.2% से 1.3% के आसपास में कर दिया था। अब जो एक बार इनके एक्चुअल नंबर आए हैं क्वार्टर फोर के, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कंपनी ने शेयर करी है, उसको एक बार गो थ्रू करते हैं और देखते हैं किस तरह के नंबर्स यहाँ पे डिलीवर हुए हैं। तो ये है एसबीएफसी फाइनेंस के क्वार्टर फोर के नंबर्स। फर्स्टली बात करते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो इसकी लोन बुक यहाँ पे क्यू क्यू बेसिस पे 8% से ग्रोथ हुई है। एंड यदि बात करें वाई पर्सपेक्टिव से, तो इनकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 29% से ग्रोथ हुई है। मतलब जो मैनेजमेंट की यहाँ पे गाइडेंस थी अपनी लोन बुक को अराउंड क्यू क्यू बेसिस पे 5 से 7% से ग्रोथ करने की, उसको यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड साथ में वाई ऑन वाई वो लोन बुक यहाँ पे 25 से 30% के बीच में ग्रोथ होनी थी, वो भी यहाँ पे लगभग 29% से ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंडली बात करते हैं फ्रेश डिसबर्समेंट के बारे में। तो लास्ट क्वार्टर के अंदर आपने देखा होगा कि क्वार्टर थ्री की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर इनका जो फ्रेश डिसबर्समेंट था क्यू क्यू बेसिस पे यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ हुआ था, जिसका आउटकम इनके स्टॉक प्राइस पे अच्छा खासा करेक्शन होकर दिखाई दिया था। बट इस बार क्वार्टर फोर के अंदर यहाँ पे जो फ्रेश डिसबर्समेंट है वो भी यहाँ पे क्यू क्यू बेसिस पे 12% ग्रोथ हुआ दिखाई दिया है। सेकंडली बात कर लें इनके ग्रोथ एनपी के पर्सपेक्टिव से, एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, जो किसी एनबीएफसी या बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो क्वार्टर थ्री के अंदर इनका ग्रोथ एनपी था 2.7% के आसपास में, वो इस बार 10 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। और कितना रिपोर्ट हुआ ग्रोथ एनपी इनका लगभग 2.61% के आसपास में। मतलब क्यूएनक्यू बेसिस पे इनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाती हुई दिखाई दी है। यदि बात करें ब्रांच एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट क्वार्टर के अंदर क्वार्टर फोर के अंदर इस कंपनी ने यहाँ पे 21 नई ब्रांचेस ऐड करी हैं। और यदि बात करें इनके यील्ड और स्प्रेड के पर्सपेक्टिव से, तो करंटली इनका जो एवरेज यील्ड है क्वार्टर फोर के पर्सपेक्टिव से लगभग 17.61% के आसपास में है। इनका जो स्प्रेड बन रहा है 9.09% के आसपास में बन रहा है। मतलब जो आरबीआई ने यहाँ पे रेपो रेट कट किया था, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे इनकी यील्ड पे कम जाते हुए ट्रेंड के थ्रू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यदि बात करें ऑपेक्स टू एम रेशियो के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट की शुरुआत में गाइडेंस थी कि हम लोग FY26 के अंदर अराउंड अराउंड 50 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे ऑपेक्स टू एम रेशियो के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। लगभग 4.60% के आसपास में था, वो घट के यहाँ पे लगभग 3.93% के आसपास में हो गया है। मतलब ऑपेक्स टू एम रेशियो जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दिया था, उसको यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यदि बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो वाई एन वाई इस कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 30% से ग्रोथ का दिखाई दिया है। एंड यदि बात करें रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो यहाँ पे लगभग 4.5% के आसपास में डिलीवर होता हुआ दिखाई दिया है। एंड यदि बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे लगभग 14.5% के आसपास में दिखाई दिया है। FY25 के अंदर इनका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13.5% के आसपास में था, वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ होके लगभग अभी 14.5% के आसपास में पहुंच चुका है। एंड जैसे आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि एसबीएफसी फाइनेंस यहाँ पे एमएसएमई लेंडिंग के अंदर काम करती है, जहाँ पे इनका एवरेज टिकट साइज यू कैन से 5 लाख रुपए से लेके लगभग 30 लाख रुपए के बीच में होता है। एंड ये जो सेगमेंट है वो खुद से ही लगभग 24% के सीजीआर रेट से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। एंड जैसे आपने देखा होगा लास्ट 2-3 साल से कंसिस्टेंटली जब से एचडीएफसी फाइनेंस का जो आईपीओ आया है, उसके बाद में उसकी इस कंपनी की लोन बुक यहाँ पे कंसिस्टेंटली अराउंड 25 से 30% के बीच में ग्रोथ होती हुई यहाँ पे दिखाई दी है। मतलब जो सेगमेंट की यहाँ पे ग्रोथ रेट है उससे बेटर रूप में यहाँ पे लोन बुक की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी करती हुई जा रही है। एंड साथ ही मैनेजमेंट ने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक यहाँ पे शेयर किया है। मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ साफ बताया है कि हमारी लोन बुक के अंदर मोर देन 89% वो अकाउंट्स हैं जहां पे हमने सिविल स्कोर 700 का चेक किया है लोन देने से पहले। लास्ट के क्वार्टर के अंदर लगभग 88% के आसपास में था। एंड लगभग एक साल पहले ये वाला अकाउंट यहाँ पे लगभग एक साल पहले ये वाला नंबर यहाँ पे लगभग 87% के आसपास में था। मतलब ये एनबीएफसी यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे लोन डिसबर्स करती है, उसके अंदर सिविल स्कोर को यहाँ पे अच्छा खासा चेक करने के बाद ही यहाँ पे लोन दे रही है। एंड साथ में यहाँ पे मेंशन भी किया है कि जो लोन टू वैल्यू होता है, मतलब जो यहाँ पे एसेट गिरवी रखवाते हैं लाइक एमएसएमई लेंडिंग के लिए, या तो उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड होम गिरवी रखवाते हैं, जहाँ पे इन लोगों ने मेंशन भी किया है कि टोटल लोन बुक के अंदर 94% ईएम ऐसी है जहाँ पे कस्टमर का हमने या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यहाँ पे गिरवी रखवाया है, या फिर उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है। मतलब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यदि कोई कस्टमर यहाँ पे एनपी में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब वो एनपी में तभी कन्वर्ट हो रहा है जब उसके पास में एक्चुअल में कैश फ्लो नहीं आ रहा है। वो अपनी सारी चीजें, मतलब आपको पता है कोई कोई इंसान यदि कोई उसकी खुद का घर या खुद की कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी होती है, तो तब तक वो जी जान लगा देता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑप्शन ना हो जाए, लाइक एनपी में कन्वर्ट ना हो जाए। वो अपने अच्छे से जी जान लगा देता है उस ईएमआई को चुकाने के लिए।
बट लास्ट में यदि उसको कोई चारा नहीं बचता, उसका कैश फ्लो नहीं आ पाता है, कुछ वो बंदा कर नहीं पाता है, तभी जाके वो अकाउंट यहाँ पे एनपी में कन्वर्ट होता है। एंड यहाँ पे कंपनी ने मेंशन भी किया है, जैसे हमने डिस्कस किया, उसकी जो लोन टू वैल्यू है लगभग 43% के आसपास में होती है। मतलब यदि 1 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको लगभग 43 लाख रुपीज का यहाँ पे लोन मिलेगा। अब एक बार एसेट क्वालिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट के लगभग 2-3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रही है। लाइक क्वार्टर 3 FY26 के अंदर ग्रोथ एनपीए लगभग 2.71% के आसपास में थे, एंड अभी कितने डिलीवर हुए, 2.61% के आसपास में। लास्ट क्वार्टर 4 में कितने थे, 2.74% के आसपास में। ऑल्दो उसका उतना कोई मीनिंग नहीं रह जाता, बिकॉज हमें एनबीएफसी या बैंक वाले केस के अंदर एसेट क्वालिटी को क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ट्रैक करना चाहिए, वाई ऑन बेसिस का उतना इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है। एंड यदि बात करें वन प्लस डीपीडी नंबर के बारे में, तो क्वार्टर 2 FY26 के अंदर इनका वन प्लस डीपीडी 8.72% था, एंड क्वार्टर 3 के अंदर भी 8.72% था। बट इस बार क्वार्टर 4 FY26 के अंदर इनका वन प्लस डीपीडी का नंबर इंप्रूवमेंट होकर लगभग 8.44% यहाँ पे डिलीवर हुआ है। मतलब इसका मतलब ये मान सकते हैं कि अपकमिंग क्वार्टर से यहाँ पे वन प्लस डीपीडी का नंबर डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब आगे आने वाले क्वार्टर से इनकी उतनी ज्यादा एसेट क्वालिटी उतनी ज्यादा खराब नहीं होगी। मतलब अभी से ही कंसिडर कर सकते हैं कि इसकी एसेट क्वालिटी वापस रिवर्स होना स्टार्ट हो गई है और एक वापस इंप्रूवमेंट ट्रेंड के अंदर जाना स्टार्ट हो चुकी है। बिकॉज क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 तक इस एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब हो गई थी, जहां से थोड़े क्वेश्चन मार्क रेज हुए थे। बट क्वार्टर 3 के अंदर थोड़ी इंप्रूव हुई थी और आपका वन प्लस डीपीडी नंबर यहाँ पे थोड़ा स्टेबल दिखाई दिया था। बट क्वार्टर 4 से इनकी एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छे खासा इंप्रूव हुई है, साथ में जो इनका वन प्लस डीपीडी का नंबर है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यदि बात करें इनकी यील्ड और स्प्रेड के बारे में, तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इनका जो स्प्रेड है वो यहाँ पे लगभग स्टेबल सा दिखाई दे रहा है। लाइक एक साल पहले लगभग 8.53% के आसपास में था, एंड क्वार्टर 3 के अंदर 9.04% के आसपास में था, एंड क्वार्टर 4 के अंदर 9.09% के आसपास में। मतलब इनका जो स्प्रेड का नंबर है वहाँ पे या तो इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है या फिर स्टेबल दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में तो यहाँ पे इनका जो स्प्रेड है लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे इंप्रूवमेंट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यदि बात करें लोन पे यील्ड के बारे में, तो इनकी यील्ड यहाँ पे दिखाई दे रही होगी लगभग कम हुई है। लगभग लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के कंपैरिजन में इनकी यील्ड यहाँ पे लगभग 30 बेसिस पॉइंट से कम यहाँ पे डिलीवर हुई है। तो उसके पीछे रीजन है कि आरबीआई की तरफ से रेपो रेट कट हुए थे, उसकी वजह से इनको अपना यील्ड कम करना पड़ गया था। बट यहाँ पे जो इनका स्प्रेड है, मतलब इनका जो यू कैन से जो यहाँ पे स्प्रेड दिखाई दे रहा है, लाइक इनकी जो बोरोविंग कॉस्ट है यदि उसको घटा दूं मैं यील्ड में से, तो इनका स्प्रेड निकल के आता है। मतलब इस कंपनी में यहाँ पे जो इनकी बोरोविंग कॉस्ट है वो थोड़ी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दी है। वही सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन दिखाई दे रहा है इस कंपनी के स्प्रेड के अंदर इंप्रूवमेंट होने का। एंड फाइनली बात कर लेते हैं इनके क्रेडिट कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्वार्टर 4 के अंदर इनकी क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे लगभग 1.38% के आसपास में दिखाई दी है। ऑल्दो मैनेजमेंट का यहाँ पे गाइडेंस था कि हमारी क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे 1.2% से 1.3% के बीच में रहेगी, बट यहाँ पे उस रेंज को इस वाले क्वार्टर के अंदर थोड़ा ब्रिज कर दिया है। तो एक बार ये देखना पड़ेगा कि कौन कॉल के अंदर मैनेजमेंट इसका यहाँ पे क्या रीजन बताती है, बिकॉज यहाँ पे जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था उसका ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके स्पेसिफिकली क्वार्टर 4 के अंदर। ऑल्दो यदि ईयरली बेसिस की बात करें तो इनका क्रेडिट कॉस्ट इनके गाइडेंस के बीच में ही है। जो इनका गाइडेंस था लाइक 1.2% से 1.3% के बीच में, उससे के अंदर इनका ओवरऑल FY26 का जो क्रेडिट कॉस्ट है 1.27% फॉल होता हुआ दिखाई दिया है। तो एक बार ये देखना पड़ेगा, ऑल्दो अभी कॉन्कॉल नहीं हुआ है, जैसे ही कॉन्कॉल होता है इनका मंडे को, उस टाइम पे एक बार हम लोग एक बार डिटेल में देखेंगे कि एचडीएफसी फाइनेंस का यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट क्वार्टर 4 के अंदर इनकी जो गिवन रेंज है उससे ऊपर क्यों चला गया है। देयर इज पॉसिबिलिटी जो इनका क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है, पर लेट्स सी वो तो देखना पड़ेगा। बिकॉज इनका जो फ्रेश डिस्बर्समेंट वाला पार्ट है वो तो इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है, साथ में जो एसेट क्वालिटी है वो भी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है, साथ में जो इनका वन प्लस डीपीडी का नंबर है वो भी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। एंड यदि बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो लाइक इनका जो लास्ट रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13.5% के आसपास में था, इस साल डिलीवर हुआ लगभग 14% के आसपास में। एंड लास्ट के लगभग 2-3 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 14.5% के आसपास में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग लाइक FY27 के अंदर हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 15% अचीव करने की कोशिश करेंगे, इस जिस डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं उससे ये दिखाई दे रहा है कि ये लोग इजीली FY27 के अंदर अपना रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 15% का अचीव कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस करे एसबीएफसी फाइनेंस के क्वार्टर 4 के नंबर्स। तो ये नंबर्स को थोड़ा समराइज करते हैं तो ये पता लगता है कि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस होता है अपने लोन बुक को ग्रो कराने का लगभग 5 से 7% से क्यू क्यू बेसिस पे, एंड वाई यून लगभग 25 से 30% के बेस में उसको यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड साथ में जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था अपने क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से FY26 के अंदर ओवरऑल होल ईयर के अंदर उस गाइडेंस को भी यहाँ पे अचीव किया है। लगभग इनका जो क्रेडिट कॉस्ट दिखाई दिया 1.27% के आसपास में दिखाई दिया है। ऑल्दो क्वार्टर 4 के अंदर इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वहां पे लगभग 1.38% के आसपास में दिखाई दिया है। वो एक बार देखना पड़ेगा कि अचानक से ही क्वार्टर 4 के अंदर थोड़ा स्ट्रेस क्यों हुआ है, बिकॉज इनके गाइडेंस की रेंज तो लाइक 1.2% से 1.3% के बीच में थी, राइट। तो एक बार देखते हैं लाइक जब कौन कौन होती है मंडे को इस कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से, तब एक बार हमें एक बार अच्छे से उस चीज को ट्रैक करना पड़ेगा। तो यदि थोड़ा नंबरों को समराइज करें तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लग रही है जो इनका एसेट क्वालिटी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के अंदर, वो यहाँ पे क्वार्टर 3 के अंदर थोड़ा स्टेबलाइज हुआ था, एंड क्वार्टर 4 के अंदर भी
इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। बिकॉज जो इनका 1+ डीपीडी का नंबर है वो Q2 के अंदर लगभग 8.72% के आसपास में था एंड Q3 के अंदर स्टेबल था 8.72% के आसपास में एंड Q4 के अंदर वो यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आया है और इनका 1+ डीपीडी का नंबर यहाँ पे इंप्रूव हुआ है लगभग 8.6% के आसपास में। मतलब क्यू उनके बेसिस पे इनका 1+ डीपीडी का नंबर यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर गया है, जो यहाँ पे ये दिखाता है कि अपकमिंग क्वार्टर से इस एनबीएफसी के अंदर एसेट क्वालिटी और ज्यादा खराब नहीं होगी। तो यदि नंबरों को थोड़ा ओवरऑल समराइज करें तो एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से नंबर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से नंबर बहुत अच्छे लग रहे हैं और वापस से इस कंपनी ने क्यू बेसिस पे जो इनका फ्रेश डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है उसको भी इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया है। अब पॉइंट यहाँ पे एक नेगेटिव ये आता है, इस कंपनी की जो क्रेडिट कॉस्ट है Q4 के अंदर वो 1.38% क्यों गई है। तो इस पूरे रिजल्ट के अंदर केवल एक क्रेडिट कॉस्ट वाला पार्ट है, ये थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है। एंड यदि बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से तो एसबीएफसी फाइनेंस का स्टॉक करंट लगभग 2.8 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देखो कि एसबीएफसी फाइनेंस एक ऐसी एनबीएफसी है जो 100% सिक्योर्ड लेंडिंग करती है, लगभग 80% पार्ट इनका एमएसएमई लेंडिंग से आता है, 20% पार्ट इनकी गोल्ड लोन की बुक का है। तो 100% सिक्योर्ड लेंडिंग करती है, अपने लोन बुक को कंसिस्टेंटली लगभग 30% के आसपास में ग्रोथ कराती है। ऑल्दो गाइडेंस इनका 25% से 30% के बीच में होता है, बट लगभग इस एनबीएफसी की लोन बुक यहाँ पे 28, 29, 30% के आसपास में ग्रोथ होते हुए दिखाई देती है। तो आप ये देखो एक ऐसी एनबीएफसी जो 100% सिक्योर्ड लेंडिंग करती है, उसका एवरेज टिकट साइज लगभग 10 लाख रुपए के आसपास में हो और जो अपनी लोन बुक को यहाँ पे लगभग 25 से 30% की रेंज से यहाँ पे ग्रोथ करा रही हो एंड साथ में उस कंपनी की एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे क्यून की बेसिस पे इंप्रूवमेंट फीस के अंदर हो एंड साथ में उस एनबीएफसी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 2.8 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा हो। तो मेरे पर्सपेक्टिव से ये कह सकते हैं कि इस तरह से एक हाई ग्रोथ करने वाले एनबीएफसी के लिए एक ठीक ठाक वैल्यूएशन कंसीडर कर सकते हैं। ऑल्दो एसेट्स कोई अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं है और ऑल्दो एसेट्स कोई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन भी नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि लगभग 25 से 30% से ग्रोथ करने वाले एनबीएफसी का स्टॉक यहाँ पे लगभग फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एसेट्स मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, वहां पे आपको रिप्लाई मिलता रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।